अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है अपना जो टॉपिक है वो 4.8 करेंगे, इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को समझने में काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें मुश्किलात हो रही होती हैं। तो इसकी कुछ जो है वो कंडीशंस भी होती हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, तो उनको भी समझेंगे। और इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको भी जो है वो डिटेल में जो है आज की वीडियो में हम समझेंगे और इसको देखेंगे। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो बता दीजिएगा। ग्रुप की जो फ़ीस है वो 500 है, जो कि पूरे साल में एक ही बार पे करनी है, जिसमें नोट्स और तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलें आ जाए इक्विलिब्रियम को, टॉपिक को जो है वो देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। When a body does not possess any acceleration, neither linear nor angular, it is said to be in equilibrium. For example, a book lying on table in rest, a paratrooper moving downwards with terminal velocity, a chair lift hanging on supporting ropes. देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको चीज़ों की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी सबसे पहले इक्विलिब्रियम को समझाया जा रहा है। देखें, इक्विलिब्रियम में जो है हमारे पास ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि बॉडी रेस्ट में होती है। ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम में जो है वो बॉडी मूव भी कर रही होती है और रेस्ट में भी होती है। यानी अगर आपके पास ये बॉल है, अगर ये रुकी हुई है तो भी ये इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है, यानी इक्विलिब्रियम में है। और अगर यही बॉल दूसरी बॉल है, ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएगी। तो ये जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में है, ये मूव कर रही है। बॉल 1 रेस्ट में है, बॉल 2 जो है वो मूव कर रही है। तो दोनों ही चीज़ें अभी इक्विलिब्रियम में है। देखें, इस चीज़ को तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ रेस्ट में हो तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे कि आप जो है वो फिगर 4.19 को देख सकते हैं कि एक वॉल हैंगिंग, यानी दीवार पे एक चीज़ लटकी हुई है और वो वहीं पर रेस्ट में है, ना हिल रही है ना आगे पीछे जा रही है। तो वो चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में सबसे पहली क्या बात है कि बॉडी रुकी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम में दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में मोशन भी कर रही होती है, लेकिन बॉडी के पास ना ही कोई लीनियर एक्सेलरेशन होती है ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कांस्टेंट जो है वो मोशन कर रही होती है, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती। अब जो जब भी इक्विलिब्रियम कहा जाए और कहा जाए कि बॉडी मूव कर रही है तो आप बोलेंगे हाँ बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन उसके पास ना ही कोई लीनियर एक्सेलरेशन होगी ना ही कोई एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको पता है कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है कि हमारे पास जो है वो वेलोसिटी में चेंजेस आना, ठीक है, वेलोसिटी में चेंजेस आना टाइम के रिस्पेक्ट से, ये हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। और एंगुलर एक्सेलरेशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो कोई ना ही लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होती है ना ही कोई एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होती है, सिर्फ बॉडी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो दोनों कंडीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी जा रही है। सबसे पहली कि आपको जो यहाँ पर एक चीज़ लटका के दिखाई गई है दीवार पर, इसकी जो एग्जाम्पल दी हुई है जो कि रेस्ट में है। अच्छा, अब एक पैराट्रूपर, यानी आपने देखा होगा कि पैराट्रूपर किस तरह के होते हैं कि एक इंसान है, ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल मैन आ गया। अच्छा, इसने जो है वो एक जो है वो अम्ब्रेला टाइप कह लीजिए, वैसे तो ये एक पैराशूट कहलाता है। ठीक है, बच्चों को समझ नहीं आती कि पैराशूट होता है क्या है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो पैराशूट उसने पहना हुआ है, पैराशूट पहना हुआ है, तो वो नीचे आ रहा है। अब वो जब नीचे आएगा ना तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाएगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता रहेगा, कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी ना ही कोई लीनियर एक्सेलरेशन। अगर हम जो है जो रेजिस्टेंस फोर्सेस लग रही हैं उसको जीरो माने, यानी ना ही हम एयर रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, ना ही हम एयर रेजिस्टेंस मान रहे हैं, और ना ही हम जो है वो कोई और जो रेजिस्टेंस है उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो वो जो आएगा वो सिंपल अपनी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और आपने अक्सर अगर आप कभी मरी गए हैं या जो है पहाड़ी इलाकों की तरफ गए हों या कभी अम्यूजमेंट पार्क गए हों तो वहाँ आपने ये चेयर लिफ्ट देखी होगी जो कि तारों पर चल रही होती है, तो वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही होती है, रुकती नहीं है। ऐसा नहीं होता, आपने कभी भी देखा नहीं होगा चेयर लिफ्ट में कि चेयर लिफ्ट रोक दी गई, मतलब एक चेयर लिफ्ट रोक दी और बाकी भी रुक गई। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक चेयर लिफ्ट रोक दी बाकी चेयर लिफ्ट जो है वो भी रुक जाए, बल्कि एक चेयर लिफ्ट बाकी तमाम चेयर लिफ्ट एक ही साथ जो है वो मोशन करती हैं। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही होती हैं। तो देखें, यहाँ पर आपको और आसान रहेगा समझने में स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को।
यानी इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, जो कि बहुत सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप नंबर 1, तो आपसे पूछा जाए कि कितनी टाइप्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, तो आपके पास दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत सिंपल है और बच्चों को इस तो टाइप में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, यानी ये टाइप कभी भी बच्चों को कंफ्यूज नहीं कर पाती। अच्छा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट में रहेगी। रेस्ट है मुराद, हिलेगी नहीं, जहां पर है वहीं पर रहेगी। और रेस्ट और मोशन को आप अच्छी तरीके से पीछे स्टडी कर चुके हैं डायनेमिक और काइनेमेटिक्स में। ठीक है, काइनेमेटिक्स में स्टडी कर चुके हैं। तो बॉडी ए फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक बुक है, यहाँ मैं एक रफ डायग्राम बुक की ड्रॉ कर देता हूँ। ये चले, ये बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है जो कि सरफेस पे रखा हुआ है। तो ये कोई मोशन नहीं कर रहा, ना ही आगे जा रहा है ना ही पीछे जा रहा है। तो ये किस कंडीशन में है, ये किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको लिख के दी हुई है, अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि जब एक बॉडी रेस्ट में हो और मोशन नहीं कर रही हो तो उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, यानी अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ है। चलें, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई मोशन नहीं होती, बॉडी रेस्ट में रहती है। चलें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है बच्चों को, लेकिन इंशाल्लाह जो चीज़ कंफ्यूज कर देती है ना, वो चीज़ बता दूंगा। तो वो चीज़ जब मैं आपको बता दूंगा तो आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहा जा रहा है कि फिगर 4.19 देख लीजिए, उसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी बॉडी जो है वो रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रही है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा दीवारों पे घड़ियां लटकी हुई होती हैं, तो टाइम तो चल रहा होता है, लेकिन घड़ी जो है, यानी जो वॉचेस जो लटकी हुई होती हैं, वॉल क्लॉक, वो जो है महीनों तक वहीं लगी रहती हैं, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि अब मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट possess एनी एक्सेलरेशन नेदर लीनियर नोर एंगुलर इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मोशन होता है। ठीक है, बॉडी मूव कर रही होती है, आगे पीछे जा रही होती है। ठीक है, लेकिन कोई भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, पैराट्रूपर की एग्जांपल दी थी, यहीं पे दोबारा ड्रॉ करते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल होती है पैराट्रूपर की, कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। ये एक पैराट्रूपर है, यानी इसने एरोप्लेन या किसी प्लेन से जंप की है और वो ज़मीन पे आ रहा है। अच्छा, वैसे तो ये जो पैराट्रूपिंग होती है, ये एक स्पोर्ट माना जाता है एक तरह से, कि लोग शौक में करते हैं ये। ठीक है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो कि किसी ज़रूरत के लिए किया जा रहा होता है, ये एक शौक में किया जाने वाला काम होता है पैराट्रूपिंग। तो ये एक पैराट्रूपर है जो कि पैराशूट लेकर कूदता है। अब जो पैराशूट के बगैर क्यों नहीं कूदता, अगर पैराशूट के बगैर कूदेगा तो फिर बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम हो जाएंगे और जान चली जाएगी, क्योंकि हज़ारों फीट की ऊंचाई से जो है वो ये कूद रहा है इंसान। एक तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टील बॉल थ्रू विस्कॉस लिक्विड एंड जंपिंग ऑफ द पैराट्रूपर फ्रॉम द एरोप्लेन। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक पैराट्रूपर है या फिर एक लिक्विड है, समझ लीजिए लिक्विड है, लिक्विड में एक बॉल आपने ड्रॉप कर दी, तो आप देखते हैं कि वो बॉल नीचे की तरफ चली जाएगी। अगर भारी है, स्टील बॉल है तो भारी है, तो नीचे की तरफ जाके तह में बैठ जाएगी। तो जब वो नीचे की तरफ वो बॉल आएगी ना, और ये जो नीचे, ये भी नीचे आएगा, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। अच्छा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्यों होंगे, कि मोशन तो कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी ना लीनियर एक्सेलरेशन पैदा हो रही होगी ना एंगुलर एक्सेलरेशन। और आपको पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क की वजह से पैदा होती है, टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ना ही इसमें कोई टॉर्क लग रहा होगा, ना ही कोई लीनियर एक्सेलरेशन, बस बॉडी सीधी सिंपल नीचे आ रही होगी। जैसे कि अगर आप कोई जो है वो पानी के अंदर कोई चीज़ ड्रॉप करें, तो आप कैसे देखते हैं कि वो इतनी स्लोली नीचे आ रही होती है, ना ही कभी तेज़ आ रही होती है, ना ही कभी हल्की, बल्कि एक ही स्पीड में आ रही होती है। तो ये जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बेहतरीन एग्जांपल क्या है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, ना ही कोई लीनियर एक्सेलरेशन, ना ही कोई एंगुलर एक्सेलरेशन, सीधी चीज़ ड्रॉप हो रही है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ईजी है, सिंपल है, इसे रिमूव करते हैं फिर उसकी तरफ मूव करते हैं। तो आज ही की वीडियो में आपको मैंने जो है वो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो भी कराना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आज ही की वीडियो में कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक खास कंडीशन है। ठीक है, और इसको फिर स्टडी करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, इसको जो है वो देख लेते हैं और इसको जो है वो हम स्टडी करते हैं कि ये किस तरह से सेटिस्फाई कर रही होती है।
देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सपोज अ नंबर ऑफ फोर्सेस Fa, F1, F2, F3 एंड Fn आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल बात हो रही है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं, जैसे कि हमारे पास F1 है और F2 है, F1 है, F2 है और ये F3 है, और इसी तरह से बहुत सारी फोर्सेस हैं, Fn है, n तक फोर्सेस। अब कितनी है, 10 है, 15 है, वो n में कोई भी नंबर आ सकता है। तो इन तमाम फोर्सेस का जो सम होगा ना, जब हम इन तमाम फोर्सेस को सम करेंगे तो ये तमाम की तमाम जीरो आएंगी। ठीक है, ये तमाम की तमाम जीरो आएंगी। तो इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे कि कंसीडर करें कि ये मैं F ले रहा हूँ, ठीक है, ये F1 को ऐड कर कर आया और ये F1 है हमारे पास, ये ऐड किया मैंने F2 को इसमें ताकि पता की जा सके कि टोटल फोर्स कितनी है, और ये F3 है, और इसी तरह से डॉट डॉट लगाकर Fn को मैंने ऐड कर दिया। तो ये तमाम की तमाम जो है वो जीरो आएंगी। क्यों? क्योंकि जो बॉडी पर लग रही होगी ये तमाम की तमाम फोर्स जीरो होगी। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में भी बॉडी मूव कर रही होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी रेस्ट में होती है, इसमें भी कभी मोशन हो रहा होता है, कभी रेस्ट में होती है। ठीक है, तो तमाम फोर्सेस बॉडी पर जो लग रही हैं उन तमाम का सम जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसके ऊपर एक तरफ से ये फोर्स लग रही है, एक तरफ से ये फोर्स लग रही है, एक तरफ से ये और एक तरफ से ये। तो ये F1 ले लीजिए, ये F2 ले लीजिए, ये F3 ले लीजिए और ये Fn ले लीजिए। ठीक है, तो ये Fn आ गया और इन तमाम फोर्सेस का जब मैंने सम निकाला तो ये जीरो आया। तो इसके मुताबिक क्या है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, यानी बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो जीरो हो रही हैं। अच्छा, अब इस तरह से ये होता है कि बॉडी फिर मोशन भी नहीं करती। कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि एक आपके पास कार है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक सिंपल कार की जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो कार में जो है वो जो लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे थे, एकदम से पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप जो है वो आगे है, ये पेट्रोल पंप है। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, धक्का मार के ले जाना पड़ेगा। तो गाड़ी में से कुछ लोग उतरते हैं, ठीक है, एक इंसान यहाँ से धक्का मारता है, एक इंसान यहाँ से, एक ऊपर से, एक नीचे से। तो गाड़ी कितनी देर में पेट्रोल पंप पे आएगी? गाड़ी पेट्रोल पंप पे कभी भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो है वो एक ही सेम फोर्स लगा रहे हैं। यानी ये वाला बंदा भी 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये वाला बंदा भी 5 न्यूटन की फोर्स, ये वाला बंदा भी 5 न्यूटन की फोर्स और ये वाला बंदा भी 5 न्यूटन की फोर्स, तमाम के तमाम 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ये इससे कैंसिल, तो गाड़ी मोशन नहीं कर पाएगी। तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि जितनी भी फोर्सेस हैं तमाम का सम जीरो हो। तो इसे कहते हैं हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब जो ये फोर्सेस है ना, इनको इनके जो है वो कंपोनेंट में रिजॉल्व भी किया जा सकता है, यानी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब कैसे इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाएगा ये भी लिख के दिखा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो है वो समीशन है, ये ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड ये सम को डिनोट कर रहा होता है कि चीजें सम हो रही हैं यानी ऐड हो रही हैं। ठीक है, जो साइन है। अच्छा, अब मेरे पास F1 फोर्स है, ठीक है, F1 फोर्स को मैंने उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास जो है उसके कंपोनेंट आ गए F1। ठीक है, ये F1 x हो गया, ये F1 y हो गया, ये F1 z हो गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ये पूरा F1 के बराबर है। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो F1 आएगा। अच्छा, इसी तरह से ये F2x है, ये प्लस F2y है, ये प्लस F2z है। ठीक है, और ये F2 के बराबर है। तो इनके कंपोनेंट भी, अगर इनके कंपोनेंट का सम भी लिया जाए तो वो भी जीरो के बराबर आ रहा होता है। यानी अगर इनके कंपोनेंट, यानी जैसे मैंने तमाम जो एक्स एक्सिस में फोर्सेस हैं वो ले ली, जितनी भी एक्स एक्सिस में फोर्सेस आ रही हैं वो ले ली। तो ये एक्स एक्सिस में ये वाली फोर्स आ रही है, अच्छा, उनको ऐड करा लिया, तो इसको भी ऐड करा दिया। ये जो एक्स एक्सिस में जितनी फोर्स आएगी जीरो के बराबर। ठीक है, अब इसी तरह से वाई एक्सिस में जो फोर्सेस आ रही हैं वो ले ली। ठीक है, वाई एक्सिस की फोर्सेस ले ली मैंने, तो ये भी जो है वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि सम जीरो। अच्छा, इसी तरह से जेड में ले लिया। ठीक है, जेड कंपोनेंट में ले ली तमाम फोर्सेस, क्योंकि अगर कंपोनेंट निकालना है तो जो कंपोनेंट है वो सब ऐड करना पड़ेगा ना, रिजल्टेंट निकालना है तो ये भी जीरो। तो जितनी भी फोर्स जहां से भी बॉडी पर लगे तमाम की तमाम जीरो के बराबर आएगी। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आई हो। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से बढ़ने से पहले इसमें एक छोटी सी बात और इंक्लूड की गई है, वो भी पढ़ देते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि अ बास्केट ऑफ
apples resting on the table or a clock hanging on the wall are at rest and hence satisfy first condition for equilibrium। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी जा रही है। अगर जिस कमरे में बैठकर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपके सामने घड़ी लगी हुई होगी, ठीक है। तो घड़ी पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, वेट उसको नीचे खींच रहा है और मुख्तलिफ उस पर फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन वो तमाम फोर्सेस मिलकर जीरो हो जाती हैं तो घड़ी वहीं पर रुक जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके कमरे में और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कोई टेबल पे कोई चीज़ रखी हुई है आपके, तो आप देखेंगे कि जितनी भी उस पर फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक दूसरे को कैंसल आउट करके उसका सम जीरो, तो वो अपनी कंडीशन में, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी एक जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें जो है आपको टॉर्क के ऊपर बात करनी है। देखिए टॉर्क हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टॉर्क को हम इससे पहले ही डिस्कस कर यहाँ पर आए हैं, तो जब भी हमारे लिए ईजी होगा पढ़ना। और अगर आपने टॉर्क वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो थी, तो उससे भी आपको समझने में आसानी रहेगी। चलें तो देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ कहा जा रहा है कि फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम डज नॉट कंफर्म दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज अ बॉडी मे हैव एंगुलर एक्सेलरेशन इवन थ्रू फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शो इन फिगर 4.21a। देखिए 4.21a की तरफ आपको देखने का कहा जा रहा है। उसमें देखें आपके पास दो फोर्सेस हैं, ठीक है। एक फोर्स जो है वो एक साइड पे लग रही है लेफ्ट साइड पे, और दूसरी फोर्स एक लेफ्ट साइड पे लग रही है। यानी इस तरह से आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इस तरफ लग रही है आपके जो है वो लेफ्ट साइड पर, और एक फोर्स जो है वो इस तरफ राइट साइड पे लग रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि बॉडी में जितनी भी फोर्सेस लग रही होती है उन तमाम का सम जीरो हो जाता है। तो बॉडी के पास जो है वो एक्सेलरेशन नहीं आती, ठीक है, ना लीनियर ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन आती है। तो अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बताया क्या जा रहा होता है। देखिए सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सिंपल बता दूं मैं, ये होता है कि बॉडी पर जितने भी टॉर्क लग रहे होते हैं ना, जितने भी टॉर्क यानी जितनी भी टॉर्क बॉडी पर अप्लाई हो रहे होते हैं, उन तमाम का सम जो है वो जीरो होता है। यानी टॉर्क 1 है प्लस टॉर्क 2 है, ठीक है, प्लस टॉर्क 3 है। तो इन तमाम का जो सम है ना, यानी ये जो अगर इन तमाम टॉर्क का सम ले लें आप, टॉर्क्स का अगर इन तमाम टॉर्क का सम ले लें तो वो जीरो के बराबर आएगा। तो इसमें बॉडी में कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये रॉड बनाई, ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बना दी। एक जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क उस तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क, बल्कि इधर क्लॉकवाइज टॉर्क ड्रॉ करते हैं, इस तरफ क्लॉकवाइज टॉर्क, और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो हमारे पास बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। यानी बॉडी पर जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं उन तमाम का सम जीरो है। आपको पता है कि जब बॉडी पर टॉर्क लगता है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होती है। मार्कर से समझाता हूँ, ये मेरे पास सिंपल मार्कर है। एक मैं फोर्स यहाँ से लगाऊंगा, ठीक है, बल्कि यहाँ से लगाता हूँ क्लॉकवाइज पैदा करता हूँ, और एक फोर्स यहाँ से लगाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज पैदा करता हूँ, ठीक है। तो एक फोर्स मैंने यहाँ से लगाई, ये यूं मोशन करा, देख रहे हैं आप एंगुलर यहाँ पर जो है टॉर्क पैदा हो रहा है, क्योंकि इसमें टर्न हो रहा है, टर्न कर रहा है। टर्न क्या चीज़ करा रही है इसको, टॉर्क जो ऐसे टर्न करा रहा है। अच्छा, अब यही चीज़ जो है मैं यहाँ से करता हूँ कि एक फोर्स यहाँ से एक फोर्स यहाँ से लगाऊं, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और बॉडी जो है वो मोशन नहीं करेगी, बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। तो यानी अगर यूं मोशन तो कर सकती है, यानी देखें ये क्लॉकवाइज टॉर्क, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, ये इस तरफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इस तरफ क्लॉकवाइज टॉर्क, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन कोई आप देख सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही, ना ही कोई एंगुलर मोमेंटम पैदा हो रहा है, सीधा नीचे चीज़ आ रही है। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि बॉडी के अंदर मोशन तो होगी लेकिन कोई भी टॉर्क पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले टॉर्क ने इस वाले टॉर्क को बैलेंस कर देना है और कोई भी मोशन नहीं होना। अब मैंने आपको करके दिखाया ना अभी बेहतरीन, इधर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, एक और बार करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल आपको मैं। देखें, इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा है, ठीक है। अलग अलग इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, अब इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ लगा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों एक साथ अप्लाई करता हूँ। ये इस तरफ लगाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ लगाऊंगा तो क्लॉकवाइज, अब दोनों साथ अप्लाई कर दिए। तो अब देखें बॉडी सीधा मोशन कर रही है, बल्कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नहीं पैदा हो रहा। अब एक जो है वो हटा लेता हूँ टॉर्क, देखें मोशन शुरू हो गया, वही टॉर्क पैदा होना शुरू हो गया। तो क्या साबित हो रही है बात
कि अगर जो टॉर्क है उनका तमाम का सम जो है वो यानी 0 हो जाए तो बॉडी में मोशन तो रहेगी और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव तो करेगी, लेकिन कोई भी उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं होगा। ये होती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिंपल सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिंपल है कि बॉडी पर जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उन तमाम का सम 0 हो। ठीक है, चलें आज आप न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने इसका न्यूमेरिकल कराना था आपको, तो मैंने शायद ऊपर नहीं बताया कि न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो इसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे फिर ही न्यूमेरिकल समझ में आएगा। चलें न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, यानी एक यूनिफॉर्म रॉड है। देखें ये डायग्राम के बगैर इस न्यूमेरिकल को कराना पॉसिबल नहीं है, और आप अगर बगैर डायग्राम के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वो फिर मेमोराइज यानी रट्टा लगाना हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं रहेगा, और इसे आप कर भी नहीं सकते बगैर डायग्राम के, तो डायग्राम पे ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे की जो लेंथ आपको बताई गई वो बताई गई है, मैं ऊपर डिनोट कर देता हूँ। इसकी पूरे की लेंथ है आपके पास 2 मीटर, 2 मीटर का जो है ये हमारे पास है। ठीक है, 2 मीटर, 2.0 का मतलब 2 मीटर ही होता है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस प्लेस ऑन अ विच एट, तो इसमें कहा जा रहा है कि एक सपोर्ट दी हुई है, विच यानी एक सपोर्ट दी हुई है। इसमें हमने कितने पर, इसमें हमने एक सपोर्ट दी हुई है 0.5 मीटर पर। 0.5 मीटर के बाद इसमें एक सपोर्ट लगा दी है हमने, तो ये हमने सपोर्ट लगा दी है एक छोटी सी। आप डायग्राम भी देखते जाइए साथ साथ 4.82। और फिर कहा जा रहा है कि इट्स वन एंड, एक एंड पर, ठीक है, एक एंड पे लगाई है, दूसरे एंड पे नहीं लगाई, दूसरा एंड खाली छोड़ा हुआ है अभी मैंने। फिर कहा जा रहा है कि अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, तो जो है वो 150 न्यूटन की जो फोर्स है वो अप्लाई की जा रही है, अप्लाई एट वन एंड ऑफ इट्स एंड, तो एक एंड पर इसके 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जा रही है, यानी इस एंड पर ही 150 न्यूटन की फोर्स, तो 150 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब फोर्स क्यों लगा रहे हैं कि आपको पता है कि ये आगे पीछे रखा हुआ है, तो बॉडी यूं नीचे की तरफ मोशन कर रही होगी, तो जब हम नीचे से धक्का देंगे तो बॉडी स्टेबल हो जाएगी, यानी यहाँ से ये इसको अपनी तरफ धक्का दे रही होगी, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होगी, तो फोर्स लगाने से ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। वेट नीचे की तरफ उसको धक्का दे रहा होगा ना, देखें जैसे कि ये समझें ये है रॉड, तो ये देखें ये नीचे की तरफ घिस रहा है, ये गिर रहा है, अब मैं यहाँ से इसे पकड़ लूँ फोर्स लगाकर, तो देखें स्टेबल हो गया, तो इसीलिए ये फोर्स लगाई हुई है नीचे, यूँ इस तरफ यूँ पकड़ के फोर्स। अगर छोड़ दूंगा तो फिर देखें वो गिरना शुरू हो गया, ठीक है, गिर रहा है ना। तो अगर सेंटर में होता तो नहीं गिरता, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, सेंटर में होता तो 1 मीटर पर होता, 0.5 मीटर पे, यानी सेंटर से बहुत पहले है। और आपको पता है कि कोई यूनिफॉर्म चीज़ हो तो उसका सेंटर जो है वो बीच में आता है, तो सेंटर ये रहा, मैंने सेंटर डिनोट कर दिया इसका, तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। चले आगे देखें, आगे क्या कहा जा रहा है कि, आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आगे आपको कहा जा रहा है कि नियर द वेज टू कीप इट हॉरिजॉन्टल फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वेट बताएं, जो चीज़ इसको नीचे धक्का दे रही है ना वो चीज़ आपने इसे बतानी है, वो चीज़ कितनी है। तो देखिए हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, डायरेक्ट हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यहाँ इस्तेमाल होगा। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करते हैं कि इधर पॉइंट दे देते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट मैं अकॉर्डिंग टू बुक ही दे रहा हूँ, और ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि ऊपर की तरफ धक्का देता है, आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन, और ये वेट हो गया जो कि नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है, वेट हो गया। अच्छा अब आपको यहाँ पर ये जी हो गया, ये जो वेट का पॉइंट है जी हो गया, ये ए जो है वो हमारे पास कितना हो गया, ये ए जो है हमारे पास 0.5 हो गया, लेकिन यहाँ से वेट तक का कितना डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता, ठीक है। ये जो वेज है यानी ये जो सपोर्ट है इससे वेट तक का कितना डिस्टेंस है हमें नहीं पता, ये सेंटर का पॉइंट मिटा देते हैं, और ये हमारे पास ओ हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो देखना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो आपने देखना होगा। तो सिंपल करके करते हैं, गिवन डेटा देखें, फोर्स कितनी दी हुई है आपको, फोर्स आपको दी हुई है 150। अच्छा यहाँ पर आपको डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ओ और ए का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी ए और ओ का जो डिस्टेंस है आपके पास वो है आपके पास कितना, वो है आपके पास 0.5 मीटर है। अच्छा ओ और जी का डिस्टेंस तो आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने जब टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर करना है, तो फिर टॉर्क में तो डिस्टेंस आता है ना, तो ये आपको नहीं पता, यानी यहाँ कितना डिस्टेंस है ये हमें अभी नहीं पता, पता करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह पता करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको भी जो है हम पता करेंगे और देखेंगे कि ये कितने पर है, कितने पे बनता है। तो ए से लेकर जी तक का जो डिस्टेंस है ना वो आपके पास है, ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस है आपके पास 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। अब वेट हमने जो है वो पता करना है कि वेट कितना है, ठीक है, वेट हम पता करेंगे कि कितना जो है वो लग रहा है,
और कितना वेट है, और साथ ही साथ जो है वो नॉर्मल रिएक्शन भी पता करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन यानी इसको ऊपर कितना धक्का दिया जा रहा है, ऊपर कितनी फोर्स लग रही है इसे रोके रखने के लिए। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, EQUI इक्विलिब्रियम, BRIUM इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क जो है TORQUE टॉर्क जो है वो बराबर होता है एंटी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। तभी पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ TORQUE। तो अब आपने देखना है कि क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा कर रहा है। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ और भी पता लगानी थी कि हमने जो है वो OG पता लगाना था। तो OG यहाँ पता लगा लेते हैं, ठीक है। OG पता लगाना है क्योंकि हमें क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। तो देखें OG कैसे बनेगा कि आपके पास जो ये AO है और AG है, अगर आप AG में से AO माइनस कर दें तो OG पता लग जाएगा। देखें AG पूरा बन रहा है, तो AO माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो OG होगा। तो OG लिखा मैंने। OG लिखने के बाद जो है मैंने AG में से माइनस कर दिया, AG में से मैंने माइनस कर दिया AO को, तो देखें क्या आता है, OG आ गया। तो ये है हमारे पास 1, AG जो है वो 1 है और ये जो है वो 0.5 है। तो 1 में से माइनस किया 0.5 तो आपके पास आया 0.5 ही आया, ठीक है, 0.5 ही आएगा। तो 0.5, तो AG हमारे पास आ गया है 0.5, थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा कर रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है वेट और OG, यानी टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता नहीं, पहले मैं टॉर्क लिख देता हूँ, ठीक है। ये C लिख दिया है तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज टॉर्क, ये AC लिख दिया यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो AC यानी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा कर रहा है? क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है आपके पास, आपको टॉर्क का फॉर्मूला तो याद है ना, FD। तो यहाँ पर F की जगह लिया जाएगा वेट, क्योंकि वेट भी एक फोर्स होता है, और उसके साथ लिया जाएगा आपके पास OG, ठीक है। ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया F, और ये D, ये जो OG जो है ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है D को, ठीक है। अच्छा, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है फोर्स और AO। आपको AOG पता है, F पता है और AO पता है, तो वेट निकाल लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको रिमूव करके वेट निकालते हैं, ठीक है। तो पहले वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ पर मैं, W मुझे पता करना है, और ये OG जो है मेरे पास 0.5 बन रहा है, और ये 150 है मेरे पास, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से, ठीक है। तो रिमूव करके अब ऊपर करते हैं। तो डायग्राम एज इट इज बनी हुई है, वो रिमूव नहीं की है और वो रिमूव करूंगा भी नहीं, वरना तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी समझने में। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो क्या आता है 300 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 से क्यों डिवाइड करा रहा हूँ? क्योंकि वो वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 300 डिवाइडेड बाय 0.5, द आंसर इज, हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमसे गड़बड़ हो गई है, देखें जब हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो हमारे पास आएगा 75, ठीक है। वो हमने 300 लिख दिया। तो अब इसको डिवाइड करा देना है 0.5 से। तो जब 75 को डिवाइड कराएंगे 0.5 से तो हमारे पास आएगा 150 आंसर, 150 न्यूटन। तो इतना जो है वो वेट इस तरफ भी है, इतना वेट इस तरफ इसको नीचे खींच रहा है, जब भी ये 150 के फोर्स से बैलेंस हुआ। अगर 150 फोर्स इधर लग रही थी, 150 फोर्स इधर लग रही थी, तो दोनों सेम हो गई, बॉडी रेस्ट में चली गई, ठीक है। चले, अब आपने एक और चीज पता करनी थी, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने लगानी होगी कि बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन तमाम का सम जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, उन तमाम का सम आपके पास 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना होगा कि चीजें जो है वो एक दूसरे से किस तरह बनेंगी, ये आपने देखना होगा। तो R माइनस F माइनस W, देखें सबसे पहले तो यहाँ पर ये 0 होगा, ठीक है। हमने तो सम की बात की थी, तो यहाँ तो हमने सब्ट्रैक्शन कर ली। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन इसलिए हो रही है कि यहाँ पर कंडीशन बन रही है। अब कंडीशन क्या बन रही है वो यहाँ पर देखें आप, देखें फोर्स और W एक दूसरे के बराबर था, फोर्स और वेट एक दूसरे के बराबर था जब भी बॉडी रेस्ट में आई ना। अगर फोर्स ज़्यादा होता और वेट हल्का होता तो बॉडी रेस्ट में कभी भी नहीं आती। तो अगर हम इसका टोटल फोर्स निकालना चाहें तो क्या करनी पड़ेगी, हमें उधर ले जाकर माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो है इसकी टोटल फोर्स आएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई है, और इसी तरह से ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ भी हो रहा है कि ये इससे नॉर्मल रिएक्शन भारी है फोर्स से, ठीक है।
तो यही चीज़ यहाँ भी हो रही है, तो दोनों को उधर ले जाते हैं, तो F प्लस W। तो यहाँ ये चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि आप कि 150 प्लस 150, तो वही सम आ गया ना सब चीज़ों का, तो 300 न्यूटन आ रहा है। तो देखें हमें क्या कहा था कि जो जितनी भी फोर्सेस का सम है वो जीरो होना चाहिए, तो यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ पर ये इतने के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने सेटिस्फाई कर ली। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल हो गए, सॉरी ये एक ही न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन दो थे, आंसर दो थे इसके, तो दोनों आंसर आ गए। चलें अब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, बड़ी ही काम की चीज़ें हैं, तो उसको समझते हैं। तो देखें स्टूडेंट, अब आ जाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, STABLE, स्टेबल इक्विलिब्रियम, BRI। कोई इक्विलिब्रियम पढ़ रहा होता है, कोई इक्विलिब्रियम पढ़ रहा होता है, तो इक्विलिब्रियम होता है वैसे ये, तो फ्लूइड में जो है वो फ्लो में बोलने में इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होती है। चलें अब आ जाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। बहुत सिंपल चीज़ है, डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है इसकी। तो ये समझे, ये है आपके पास एक बॉक्स जो कि मैंने रखा हुआ है किसी भी सरफेस पर, और इसका सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में क्यों होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में इसीलिए होगा क्योंकि हमारे पास जो ये बॉक्स है, यानी ये जो हमारे पास बॉक्स है, ये एक आइडेंटिकल चीज है, यानी ये एक रेगुलर शेप है। तो रेगुलर शेप में आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होता है, पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना भी सिखा चुका हूं। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब आप किसी चीज को मोशन कराएं, यानी इस बॉक्स को मैंने जो है वो खड़ा कर दिया, इसके ऊपर ऐसे कर दिया, ऊपर उठा लिया, थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी ऊपर चली गई साथ साथ, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊपर चली गई। तो जब आप किसी चीज को मोशन कराएं और उसके मोशन को छोड़ें, और वो छोड़ने पर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, यानी जैसा था वैसे ही आ जाए, तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी चीज अपनी पोजीशन में दोबारा आ गई। फिर बोलता हूं कि आप किसी चीज को मोशन कराएं और मोशन करने के बाद उसे छोड़ें, यानी फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करना छोड़ें, और वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाए जिस पोजीशन में थी, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ये थी, फर्स्ट ये था, ठीक है। सेकंड में मैंने फोर्स लगा के ये ऊपर की तरफ बढ़ाया इसे, और हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो इस तरफ आ गई, लेकिन जब मैंने इसे दोबारा छोड़ा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि फोर्स लगाओ चीज मोशन करे, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाना छोड़ो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिनोट करता है। तो ऊपर भी लिखा हुआ है कि देयर आर 3 स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट यानी कंडीशंस, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जा रहा है कि अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस एंड देन रिलीज इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो बॉडी पे फोर्स लगाई, उसने अपनी डिस्प्लेस किया, जगह चेंज की, जैसी फोर्स लगाना छोड़ी दोबारा अपनी पोजीशन में आ गई। इसके लिए आप बेहतरीन एग्जांपल आपको दी हुई है फिगर 4.23 में, अगर आप देखें तो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ बता दिया आपको। चलें, अच्छा इसमें एक बात जो लिखी हुई है नीचे जो पॉइंट में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन, यानी जब भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी ना, तो ये चीजें हो रही होंगी। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोएस्ट पोजीशन। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस जगह पे लोएस्ट पोजीशन पर है, इधर या इधर? आप बज़ाहिर देखें तो आप सीधा समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन इधर है। डिस्टेंस कितना कम है सरफेस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान, बिल्कुल कम है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है, यहाँ बढ़ गया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होती है। ये जब ये साइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का था, मैंने आपको शुरू में बता दिया था और पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेकर, कि जो मिडल, ये जो बीच, ये जो हमारे पास जहाँ पर बॉडी का पूरा वेट डिपेंड करता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि व्हेन इट इज लिफ्ट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज। तो जैसे जैसे उसे लिफ्ट करेंगे, यानी फोर्स लगाएंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ेगी, ऊपर जाएगी। देखो ऊपर गई, जब मैंने फोर्स लगाया तो ऊपर गई ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे ही उसे छोड़ देंगे वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाएगी। तो मैंने जैसे ही इसे छोड़ा वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आ गई, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल सही किया, तो हमारा कोई भी इशू नहीं आया। चलें अब करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये जो है बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, आपके पास ये मेरे पास है पेंसिल, एक सिंपल पेंसिल। आप चाहें तो इसकी जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, टीचर को भी करके दिखाइएगा, तो टीचर आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेगा इस प्रैक्टिकल पे, ठीक है। अब प्रैक्टिकल के लिए अक्सर हम यही सोचते हैं कि बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए,
छोटी छोटी चीज़ों से भी प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं। अभी मैं आपको अपने पेन से करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास था एक पेन जो कि अभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में किस तरह जाएगा ये देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है बीच में होगी, एक आइडेंटिकल शेप है, एक रेगुलर शेप है, तो बीच में होगी। तो जैसे ही मैंने इसको जरा सा भी फोर्स अप्लाई किया इधर से या इधर से, इसमें पैदा हुआ टॉर्क और पेंसिल फौरन गिर गई। कहते हैं ना कि जो चीजें बहुत मुश्किल से खड़ी की जाती हैं उनके पास बड़ा ध्यान से जाओ ताकि कहीं वो टूट ना जाए। जैसे कि एक जो है वो गमला रखा हुआ है आपके घर में, बहुत महंगा है, ठीक है, आप जो है वो करीब गए तो वो खुदा ना खास्ता आपका हाथ लगा, गिर गया, इसी तरह से गिर गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला गया। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि आपके पास जो चीज़ है उस पर आपने ज़रा सी भी जो है वो मोशन करी, ज़रा सी भी आपने जो है वो फोर्स लगाया, वो फौरन गिर जाए और जो है वो अपनी दोबारा पोजीशन में ना आ सके। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि फोर्स लगाने से अपनी जगह को तब्दील करे और दोबारा अपनी पोजीशन में ना आ सके, इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन स्लाइटली टिल्ट डस नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, प्रीवियस पोजीशन में अब दोबारा नहीं आ सकती ये चीज़ क्योंकि ये गिर गई है, फोर्स लगा के दोबारा खड़ा करना पड़ेगा तो आ जाएगी, लेकिन खुद ब खुद नहीं आ सकती, जैसे बॉक्स के केस में हो रहा था, खुद ब खुद आ गई थी। ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो क्या होगा ये बताया जा रहा है। इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट हाईएस्ट पोजीशन, तो देख रहे हैं कितनी ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी सरफेस से। अच्छा, जैसे ही वो उसको आप छेड़ेंगे तो फिर वो लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। देखें यहाँ पर अब लोएस्ट पोजीशन पे आ गई, जमीन से टकरा गई, पहले हाईएस्ट थी अब लोएस्ट पे आ गई। अच्छा, इट प्रीवियस पोजीशन कैन नॉट बी रीस्टोर्ड बाय राइसिंग इट्स, रेसिंग इट्स। तो देखें अब इसकी प्रीवियस पोजीशन इसको दोबारा नहीं मिल सकती जब तक आप फोर्स लगा के दोबारा इसे खड़ा ना करें, ये खुद ब खुद इस पोजीशन में दोबारा नहीं जा सकेगा। तो ये होता है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आखिरी चीज है, खत्म करते हैं इसे। कहा जा रहा है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो पहले इसे रिमूव कर देता हूँ फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि जो किसी की तरफ ना हो, कहते हैं ना कि न्यूट्रल एम्पायर खड़ा करो, यानी वो किसी का साथ ना दे, जो ईमानदारी से गेम करवाए। तो देखें ये बॉल है, ये बॉल है, आपको पता है कि बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस तरफ रहता है। अच्छा, ये बॉल मैंने बिल्कुल सरफेस से चिपका के बनाई है, उठाई भी नहीं है, तो ये दूसरी ये बॉल है। तो इस बॉल को मैंने मोशन करवाया, ये आगे गई, जितना भी आगे जाए जब ये रुकेगी तो इस कंडीशन में आ जाएगी। तो ये वही कंडीशन है ना जो पहले वाली थी, ये वही कंडीशन है ना जो पहले वाली थी, मोशन करने से पहले वाली कंडीशन थी। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन डिस्प्लेस फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन, यानी जो न्यू पोजीशन बने, यानी जो न्यू हालत बने वो भी वैसी ही हो जैसी पहली थी, तो इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखें ये बॉल है, मैं कितना भी इससे खेलूं, कितना भी इसको दीवार पे मारूं, जब इसको दोबारा जहां से लिया था वहीं पे रखूंगा, हाँ गंदी हो जाएगी, उससे हमारा कोई जो है वो सरोकार नहीं है कि बॉल कितनी गंदी है कितनी साफ। हमने ये देखना है कि हालत चेंज हुई, वो बॉल से स्क्वायर हो गया या नहीं हुआ, यानी मैंने इससे इतना खेला कि ये बॉल से स्क्वायर बन गया, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। इससे जितना भी खेलो, जितना भी मोशन कराओ, जब ये रुकेगी तो दोबारा बॉल की कंडीशन में ही मिलेगी, तो इसको कहते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि बॉडी जो है अपनी स्टेट को चेंज ना करे, ठीक है, जिस कंडीशन में थी उसी में रहे मोशन के बाद, तो ये होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन एक और बार डिनोट करता हूँ कि बॉडी जो है वो जितना भी मोशन करे लेकिन जब वो रुके तो उसी हालत में हो जिस हालत में चली थी, इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, आप ये नहीं देखिएगा कि बॉल को जब हम खेल रहे थे तो वो नई थी, चमकदार, साफ सुथरी, लेकिन बाद में जब हम उसको रखा तो वो गंदी हो गई, तो ये सर न्यूट्रल तो नहीं हुआ, चेंज हो गई। यहाँ पर मैं उसकी हालत के ऊपर बात नहीं कर रहा कि वो किस तरह दिख रही है, वो यहाँ पर हम उसके डायमेंशन पे बात कर रहे हैं, उसकी हालत पे बात कर रहे हैं कि वो किस तरह की है, मतलब उसकी जो शेप है वो तो चेंज नहीं हो रही ना, जितना भी खेलें बॉल ही रहती है, थोड़ी है कि 2-3 शॉट के बाद वो बॉल से स्क्वायर बन जाए या बॉल से रेक्टेंगुलर बन जाए, स्क्वायर ही रहेगी, वो जो सर्कल ही बना रहेगा, बॉल स्पेयर ही रहेगी। ठीक है, बॉल सर्कल नहीं होती, बॉल स्पेयर होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो जिस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की आखिरी बार डेफिनेशन दोहराता हूँ कि जब आप उसको मोशन कराएं और जब वो रुके तो उसी कंडीशन में आ जाए जिस कंडीशन में थी, तो इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, चेंजेस ना आना। तो इधर भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में यही बताया जा रहा है कि इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन अबव द पॉइंट्स ऑफ
कांस्टेंट, तो यानी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कांस्टेंट ही रहता है। देखिए अभी भी यहीं पर है, अभी भी यहीं पर है, मोशन के बाद भी, ठीक है। When it displays from its previous position, its center of gravity remain its same height, तो सेम हाइट पे ही रहता है, यानी तब्दील नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जब आपने मोशन कराया तो वो यहाँ पहुंच गया था और जब मोशन खत्म हुआ तो वापस वहीं पर आ गया, बल्कि जहां था वहीं रहा, ड्यूरिंग द मोशन भी और मोशन के बाद भी। ऑल द न्यू स्टेट इन विच बॉडी इज मूव आर द स्टेबल स्टेट, तो वो जब दोबारा बॉडी रुकेगी तो उसी कंडीशन में आ जाएगी जिसमें पहले थी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम डिटेल में बता दिया। आई होप कुछ ऐसा ना हो जो कि समझ ना आया हो, और अगर कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैंने भी काफ़ी यूट्यूब से चीज़ें सीखी और पढ़ा है। अक्सर ना पहली पहली बार में ना चीज़ें बिल्कुल नई होती हैं तो समझ नहीं आ रही होती, तो जब एक और बार वीडियो रिवाइंड करके देखते हैं ना तो चीज़ समझ में आ जाती है। एक मिरेकल कह लीजिए ये। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लें, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर पूछिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ताकि क्या पता आपको वो बात ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाए जो वीडियो में है, ताकि जो मैं बताऊँ आपको मैसेज पे वो ज़्यादा मुश्किल हो, ठीक है। अक्सर हो जाता है, मुश्किल हो जाती है बात अगर जो है मैसेज पे समझाना, तो वीडियो में ज़्यादा आसान होता है जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो रह गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। और नोट्स का मैंने आपको बता दिया था, 3 बन गए हैं, फिजिक्स, इंग्लिश और इस्लामियत। अच्छा, और ग्रुप का यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि सर ग्रुप में ऐड होने के बाद आप नोट्स की फ़ीस अलग होगी, तो कोई फ़ीस अलग नहीं है, नोट्स भी ग्रुप में ही मिल जाएंगे, ठीक है, उसी में मिलेंगे। और तमाम जो चीज़ें हैं ना, तो फीस एक बार पे करनी है, उसके बाद कोई साल में दोबारा पे नहीं करनी, साल में एक बार, ठीक है। जैसे साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी जैसे पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो ग्रुप भी जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। जब तक पेपर नहीं होने ग्रुप बना रहेगा और उसमें पढ़ाई चलती रहेगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आखिर में कहूँगा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, तो में याद रखिएगा।